एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारद्वाज जी की स्टडी। तो आज एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ 50 एमसीक्यू प्रश्न को, जो सभी एग्जामों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम इनको डिटेल में करेंगे, सभी ऑप्शंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो अंत तक बने रहे। सभी एग्जाम के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस मौर्य शासक को अमित्रघात अर्थात दुश्मनों का संहारक के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं और इनको गद्दी पर बिठाने का कार्य किया है चाणक्य ने। और चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है, तक्षशिला के महान आचार्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद इनको समाप्त किया था और उसके बाद गद्दी पर आसीन हुए थे। और इन्होंने जो मृत्यु कैसे हुई इनकी? सल्लेखना विधि से, यानी भोजन त्याग दिया था। और ये अंत में जैन धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म की सल्लेखना विधि का इन्होंने प्रयोग किया था। अशोक की अगर बात करें, अशोक के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन अशोक का सबसे फेमस क्या रहा है? धम्म की नीति। ये धम्म की नीति कलिंग युद्ध के समय अपनाई थी, कलिंग युद्ध के बाद अपनाई थी। और कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें अभिलेख में। ठीक है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। ठीक है। अशोक की अगर बात करें तो अशोक के जो लेख है वो अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी आदि में दिए गए हैं। जितना ही इस पे आ सकता है उतना मैंने आपको करा दिया है। मुक्ति के लिए क्या करें, डू और डाई का नारा भारत के किस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और गांधी जी के द्वारा कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में, अगस्त 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जिस समय डांडी मार्च हुआ 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 72 अनुयायियों के साथ। असहयोग आंदोलन 1920, हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को, बंगाल विभाजन के बाद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है? ये सारे अनुच्छेद जो है वो डीपीएसपी में आते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद संख्या 36 से 51 के बीच में, भाग 4, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इसे। ठीक है। और डीपीएसपी में जो अनुच्छेद संख्या 40 है, ये पंचायतों के गठन की बात करता है। ये पंचायत के गठन की बात करता है। 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। 48 बात करता है कि पशु जो है उनकी नस्ल में क्या करना है? सुधार करना है। और 50 कहता है कि जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उनके बीच में पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पृथक्करण। ओके। और जो भी आपके डीपीएसपी होते हैं ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनके विरुद्ध आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 4। कौन सा वेद जादुई सूत्रों और मंत्रों यानी मैजिकल फॉर्मूलाज एंड इंसेंटेशंस से संबंधित है? 4 वेद है। अब इन चारों वेदों के 4 उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, यजुर्वेद का उपवेद है आपका धनुर्वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। साम अर्थात गायन से संबंधित है सामवेद। और यजु का मतलब है, अब यहां देखिए आप, गद्य और पद्य दोनों में मौजूद वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। और जादू टोना इनसे संबंधित कौन सा है? अथर्ववेद है। तारीख ए फिरोजशाही नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जो दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी देता है?
तो जो मैंने अभी पहले प्रश्न कराया मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, फिर तो 10 क्वेश्चन को कराने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा, मतलब 4 से 5 पॉइंट हर एक क्वेश्चन में। तो आप यहाँ देखिएगा कि तारीख फिरोजशाही जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने ये पुस्तक लिखी है। अमीर खुसरो और इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। यही निजामुद्दीन औलिया थे जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था दिल्ली दूर अस्तः। ठीक है, और खुसरो जो है, अमीर खुसरो को कहा जाता है तूती ए हिंद, तूती ए हिंद। फाइन। और अलबरूनी जो है ये आए थे गजनबी के समय, गजनबी के समय भारत। इन्होंने लिखी है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। फाइन। और इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया था, ये मोरक्को से आया था एमबीटी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और इसने लिखी है रहला नामक पुस्तक, रहला नामक पुस्तक। और इसको बनाया गया था दिल्ली का काजी, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो संविधान का भाग 4 क जो है इसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, इंदिरा गांधी के समय पर 10 मौलिक कर्तव्य थे, याद रखिएगा। और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2003। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यह है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मौलिक अधिकार है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में है भाग 3 में। भाग 4 में डीपीएसपी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। और भाग 5 में है संघ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर में भारतीय तिरंगा फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की थी। इन्होंने कहा था कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ओके, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, जबकि बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कराची अधिवेशन। फाइन। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ओके, फाइन। चलिए, चौल प्रशासन, चौल प्रशासन की अगर बात करें तो गांव की सभाओं को क्या कहते थे? गांव की सभा को कहा जाता था उर अथवा सभा। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली की शुरुआत की थी? अधिनियम था 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसे कहा जाता है मॉन्टेक्यू, मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड, मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है इसे। इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, जबकि केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1935 के अधिनियम से। ओके, और जो आपका 1909 का अधिनियम है, इसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया गया था, और इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। एक एक दो पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, तो आपने याद रखना है इसे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो वाक्य, आदर्श वाक्य है भारत का, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से। ठीक है, मुंडको उपनिषद से याद रखना है। सबसे छोटा जो उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद की अगर बात करें तो कौन सा है? मांडुक्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहदारण्योपनिषद। ठीक है, सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। और टोटल उपनिषद किसने है? 108 है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है? रिफ्ट वैली कौन सी है? तो यह है ग्रेट अफ्रीकी दरार घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। अगर हम भारत की बात करें और मैं रिफ्ट वैली की बात करूं तो ये दोनों और की घाटियां हैं। जब ये दोनों और की घाटियां एक दूसरे के विरुद्ध जाएगी, यहां पर पैदा होगी फोर्स ऑफ टेंशन, यहां पर पैदा होगी फोर्स ऑफ टेंशन। तो बीच वाली घाटी है ये नीचे धंस जाएगी और यहां पर एक घाटी का निर्माण हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली।
भारत में कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। डन। चलिए अगला प्रश्न, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई यानी डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? सबसे गहरा गर्त कौन सा है प्रशांत महासागर का? यानी प्रशांत महासागर ही नहीं, दुनिया का कोई भी महासागर जो है उसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त है, नियर फिलीपींस। फिलीपींस के नजदीक है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायुमंडलीय परत एटमॉस्फेरिक लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है? यहां पर आपका है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। तो यहां देखना है क्षोभ मंडल में सभी मौसमी गतिविधियां होती है, समताप मंडल में आपके जेट प्लेन्स चलते हैं, और समताप मंडल का ही भाग कौन है? ओजोन समताप मंडल का ही भाग है। जितने भी संचार उपग्रह होते हैं वो कहाँ छोड़े जाते हैं? आयन मंडल में। तो इन चीजों को आपने याद रखना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल। प्रश्न संख्या 14, भारत में बॉक्साइड जो है किसका अयस्क है? किसका अयस्क है बॉक्साइड? तो बॉक्साइड अयस्क है एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, याद रखना है। तो सबसे ज्यादा बॉक्साइड कहाँ मिलेगा भारत में? तो ओडिशा में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा गैलेना आपने ध्यान रखना है, गैलेना किसका है? लेड का है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है सीनेबार किसका है? सीनेबार है पारे का है। ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट किसके है? हेमे, मैग्ने, सीडे, लीमो, ये दोनों का किसके हैं? चारों मतलब आयरन के हैं। ये आपने याद रखने हैं। ओके, डन। प्रश्न संख्या 15, रोरिंग 40s यानी कि गरजता चालीसा। एक है गरजता चालीसा, एक है प्रचंड पचासा, एक है चीखता साठा। तो याद रखना है आपने, ये दोनों चीजें, ये है 0 डिग्री के नीचे होती है। एक 40 डिग्री पर, एक 50 डिग्री पर, एक 60 डिग्री पर। तो 40 डिग्री पर गरजता चालीसा है, दक्षिण में है, ध्यान रखना। और प्रचंड पचासा 50 पर है, और चीखता साठा 60 पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास तेज हवाएं। नेक्स्ट, पामीर का पठार जो है किस नाम से जाना जाता है? तो पामीर का पठार जाना जाता है जिसको बोलते हैं तिब्बत का पठार, इसे कहते हैं तिब्बत का पठार, उसे कहते हैं संसार की छत। अमेजोन वर्षा वन जो है किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? तो अमेजोन जो वर्षा वन है ये कहाँ मिलेंगे आपको? अमेजोन फॉरेस्ट जो है ये मिलेंगे आपको ब्राजील में। अमेजोन फॉरेस्ट मिलेंगे ब्राजील में। ठीक है, और यहाँ का फेमस जीव कौन सा है? एनाकोंडा। फाइन, तो ये है किस प्रकार के है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल मतलब 0 डिग्री के 10 डिग्री ऊपर मान के चलो, 10 डिग्री नीचे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से विद्यमान है? देखिए, ये ऊपर 3 भाग में मैंने बांट दिया। यह है सियाल, यह है सीमा, यह है नीफे। ठीक है, तो बाहर बना है सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम से। बीच वाला मेंटल बना है सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम से। अंदर वाला नीफे बना है निकिल और फेरस यानी आयरन से। तो निकिल और आयरन से यानी लोहे से बना है। ओके, नेक्स्ट, सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? अगर हम बात करें तो इधर है आपका यूरोप, इधर है आपका अफ्रीका, इधर है आपका अमेरिका, इधर है आपका साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर यह है अटलांटिक ओशियन, यह है अटलांटिक ओशियन जो मैंने एस आकार का बनाया है। तो यहाँ पर है सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर क्यों नाम पड़ा है इसका? ये नॉर्थ अटलांटिक का पार्ट है। सार्गेसो क्यों नाम पड़ा है? सार्गेसम शैवाल के कारण। तो सार्गेसम नाम की शैवाल के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? सार्गेसो पड़ा है। ये आपने याद रखना है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का ये भाग है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है? भारत जो है इसकी सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है भारत में। अगर पूछेगा दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश की है। अगर पूछेगा यूटी केंद्र शासित प्रदेश, तो आप बोलोगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड। डन। ओके, प्रश्न संख्या 21, लाइट ईयर किसकी इकाई है? लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो लाइट ईयर इकाई है दूरी की, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को भविष्य की धातु कहते हैं? सिंपल से प्रश्न, सीधे सीधे। तो ये कहा जाता है टाइटेनियम को। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम विविक्स। और इसको फैलाने वाला जो बैक्टर है, बैक्टर कौन है? मादा एनाफेलिस। ये मच्छर होता है, मादा एनाफेलिस मॉस्किटो, ये फैलाता है। और होता किससे? ये प्लाज्मोडियम विविक्स नामक, ठीक है,
पैरासाइट यानी परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम। इसको बोलते हैं प्रोटोजोआ। कभी कोई पूछ लेता है प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम किसके अंतर्गत आता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। और मलेरिया जो है, इसकी जो दवाई है वो चिनकोना नामक पौधे से निकलती है, जिसका नाम है क्विनिन। क्विनिन याद रखना है आपने इसे। पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये याद रखना आपने, सीधा सीधा प्रश्न है। और पानी का जो क्वथनांक है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी भाप में बदलता है ये, भाप में बदलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा, जिसे कहते हैं पीपीएलओ, यानी कि प्लाज्मो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ईस्ट जो है इसको यूज करते हैं ब्रेड वगैरह बनाने में, बेकर इंडस्ट्री में। ठीक है, विषाणु जो पता क्या है? नॉन लिविंग यानी निर्जीव, और लिविंग यानी कि सजीव के बीच की कड़ी कौन सी है? निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है विषाणु यानी वायरस। किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता का नियम यानी लॉ ऑफ हेरिडिटी, कि माँ बाप से कैरेक्टर कहाँ जाते हैं? बच्चों में जाते हैं, ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, ये किसने दिया था? ये दिया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर, यानी मटर के पौधे पर। और मटर के पौधे के कितने गुण खोजे थे? 7 गुण खोजे थे। ये याद रखना है आपने। ठीक है, चलिए। न्यूटन का गति का नियम, न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है जड़त्व का नियम है। यानी कोई बॉडी अगर रुकी हुई है या कोई बॉडी चल रही है, कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी जब तक बाहर से कोई बल नहीं लग गया। कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है। कोई बॉडी अगर सीधी दिशा में है, वो सीधी दिशा में ही रहेगी जब तक बाहर से उसकी दिशा नहीं बदली गई। इसको बोलते जड़त्व का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू विट्रॉल है? तो किसको कहा जाता है ब्लू विट्रॉल? तो ब्लू विट्रॉल कहा जाता है आपका कॉपर सल्फेट को। तो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, तो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है ब्लू विट्रॉल। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है साधारण नमक। ओके, कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट 2 तरह का है, मैं बताता हूं आपको। CaSO4.12H2O, इसको कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आएगा CaSO4.2H2O, इसको कहते हैं जिप्सम, 2H2O। ठीक है, इसको कहते हैं जिप्सम। आया मेरी बात समझ? और जिंक ऑक्साइड को कहते हैं गिलेमाइन, जिवेलाइन। ठीक है, नेक्स्ट। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है। जितनी तेजी से फ्यूल गैसेज नीचे को आएगी, उतनी ही तेजी से रॉकेट कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। डन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर। इसमें दो तरह के पिगमेंट होते हैं इसमें, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। तो ध्यान रखना, 2 तरह के पिगमेंट होते हैं लीवर में, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। जब तक छोटा बच्चा होता है तो उसकी बॉडी में बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, जहां से ब्लड बनता है, अस्थि मज्जा जब तक नहीं बना होता है तब तक उसकी बॉडी को ब्लड कहां से जाता है? लीवर से जाता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है। पेनक्रियाज से 2 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन जो ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देता, और दूसरा है ग्लूकागॉन जो ब्लड में शुगर के लेवल को घटने नहीं देता। थायराइड से एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन में आयोडीन की कमी हो जाए तो हो जाता है घेंगा रोग। ठीक है, प्लीहा जो स्प्लीन है इसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, और आरबीसी का ब्लड बैंक, इसी को बोलते हैं। ये लिख लेना है आपने। कौन सा देश उगते सूरज का देश है? तो उगते सूरज का देश बोलते हैं जापान को। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है सहारा डेजर्ट। और गोबी कहां पर है? मंगोलिया में है गोबी। ठीक है, अटाकामा कहां पर है? अर्जेंटीना में है। कालाहारी कहां पर है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणी में दिए जाते हैं? आप पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो शांति, स्वास्थ्य, ठीक है, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र। तो कितने हो गए? 6 फील्ड में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है 2025 के संदर्भ में? तो ये जीता है सूर्य कुमार
यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स बॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इयान लेकेस्टर फ्लेमिंग ने लिखी है। करंट के प्रश्न ये, इयान लेकेस्टर फ्लेमिंग ने। थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। डन। एंटमोलॉजी का संबंध किससे है? कीट विज्ञान से। एंटमोलॉजी का संबंध है कीट विज्ञान से। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। विष्णु बर्मन ने बनवाया इसको, विष्णु बर्मन। ठीक है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। भारत में पहला समुद्री पुल, सी ब्रिज, कहां बना था? पंबन ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊंची मीनारों का शहर। ऊंची मीनारों का शहर। ठीक है, तो ऊंची मीनारों का शहर कहते हैं इसे। ठीक है, यूएनओ कब बना है? 24 अक्टूबर 1945 को बना है। ठीक है, यूएनओ याद रखना है आपने इसे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? महान अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी। तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? महान अन्नागार। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? तो रेडियोधर्मिता की खोज की है हेनरी बेकुलर ने। किसने की है? हेनरी बेकुलर ने। किस जानवर का शरीर के आकार की तुलना में सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है? सबसे बड़ा मस्तिष्क किसका? डॉल्फिन। इसको बोलते हैं सूंस। हमारा जो जलीय जीव है कौन सा है? जलीय जीव कौन सा है हमारा? गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन याद रखना, हमारा जलीय जीव है भारत का। भारत में नियमित व्यापार स्थापित करने के लिए पहला यूरोपियन कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे 1497 में, वास्को डी गामा 1497 में। क्लियर? आई मेरी बात समझ? और 1667 में कौन आए थे? 1667 में फ्रेंच आए थे। 1608 में कौन आए थे? 1608 में आए थे हमारे पास अंग्रेज। भारतीय संगीत में रागों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ राग, किस वेद से हुआ है? राग मतलब गायन, गायन मतलब सामवेद। ओके, डन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ठीक है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट, एवियन इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, एवियन, एवियन मतलब एव्स, एव्स मतलब पक्षी, पक्षी। एवियन इन्फ्लुएंजा संबंधित है बर्ड फ्लू। ला नीनो, अब यहां देखिए आप, ये आपका पेरू का तट है। यहां पर जब आता है एल नीनो, जब आता है एल नीनो, तो एल नीनो के समय यहां हो जाती गर्म हवाएं। ठीक है, जब आता है ला नीनो, ला नीनो के समय उल्टा हो जाता है, यानी ठंडी हवाएं हो जाती हैं यहाँ, यानी कि ठंडी हवाएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ पूछा है ला नीनो, इसका मतलब वो होगा ठंडी हवाएं। देखो यहाँ पे सतह का पानी असामान्य रूप से क्या हो जाएगा? ठंडा। ला नीनो में ठंडा और एल नीनो में गर्म। किस देश में चेरनोबिल, चेरनोबिल का मतलब है ये यूक्रेन में है, चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट, यहाँ पर बेटा हादसा हुआ था 1986 में। चेरनोबिल यूक्रेन के कीव में है। तो ये हादसा हुआ था यहाँ पर, जैसे हमारा भोपाल गैस त्रासदी थी, उसी प्रकार की त्रासदी थी यहाँ पर भी। जैसे भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, उसी तरह से 1986 में क्या हुआ था? यूक्रेन के चेरनोबिल में परमाणु विस्फोट हुआ था ये। ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का गठन कब हुआ है? इसरो गठन हुआ है 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के हेड, जिनको रॉकेट पहले थे ये, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, के सिवन। ठीक है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन है। और मिसाइल मैन कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और मिसाइल वीमेन, मिसाइल वीमेन कौन? टेसी थॉमस, टेसी थॉमस। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बोले हैं, अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और लास्ट में कमेंट जरूर करें कि आप प्रश्न ज़्यादा हो रहे हैं या थोड़ा प्रश्नों को कम करें, क्योंकि बेटा मैं बहुत जल्दी जल्दी बताया है, फिर भी 25 मिनट की वीडियो बन रही है। तो आप मुझे बताएं कि प्रश्न को कम करें, और प्रश्न को कम करें या फिर जो क्लास है क्लास को थोड़ा और लंबा करें। आप मुझे कमेंट में बताएं, फिर हम उसी तरीके से लेकर आएंगे। थोड़ा मैंने कल की क्लास के मुकाबले आज थोड़ा सा और डिटेल में बताया। अगर आप और डिटेल में चाहते हो तो हमें प्रश्न कम करने पड़ेंगे या फिर क्लास को लंबा करना पड़ेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हो। ओके, ठीक है, तो फिर अगली क्लास आपके रिस्पॉन्स का वेट करूंगा मैं कल सुबह तक, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगली क्लास लूँगा आपकी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।